नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत यानी लुईस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है अर्थशास्त्र विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, नेट, केवीएस, एनवीएस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो बीए और एमए के विद्यार्थी हैं। जैसा कि दोस्तों ये इमेज देख रहे हैं हम, ये W.A. लुईस की है। इनका मानना है एक ऐसा देश, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अल्प विकसित हो या अर्ध विकसित हो या हम यूं कहें अंडर डेवलपमेंट कंट्री हो, वो भी तेजी से विकास कर सकती है जब उसके पास श्रम की असीमित पूर्ति हो। यानी लुईस का मानना ऐसा देश, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अल्प विकसित है लेकिन उसके पास श्रम की असीमित पूर्ति है, यानी लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई है, तो वो देश भी तेजी से विकास कर सकता है। चाहे वो अर्थव्यवस्था बंद हो यानी क्लोज्ड इकोनॉमी हो या ओपन यानी खुली अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हो, वो देश तेजी से विकास कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे संबंधित चाहे वो खुली अर्थव्यवस्था हो, ओपन इकोनॉमी हो, ओपन इकोनॉमी से हमारा तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो विभिन्न देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन व्यापार करता हो। लेकिन जो क्लोज्ड यानी बंद अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से हमारा तात्पर्य है जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है। यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं या लुईस का ये मानना है कि देश के पास अगर लेबर की जो अनलिमिटेड सप्लाई होगी तो वो देश तेजी से विकास कर सकता है। लेकिन यहाँ उस देश के अंदर विभिन्न जो लेबर है उनकी क्वालिटी होती है। जैसे कुछ लेबर कुशल होते हैं, कुछ अर्ध कुशल। कुशल से तात्पर्य है जिनको स्किल्ड यानी जिनको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि ऐसा देश यानी जो अल्प विकसित हो, अर्ध विकसित हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, उनके पास जो लेबर होती है वो अनस्किल्ड होती है। अब हमारे सामने ये समस्या खड़ी होती है, क्या एक अकुशल अनस्किल्ड लेबर के माध्यम से वो देश तेजी से विकास कर सकता है, या अगर ओपन इकोनॉमी हो तो ऐसी स्थिति में एक विकसित राष्ट्र जिसके पास पूंजी कैपिटल की अधिकता हो तो क्या वो इस अकुशल अनस्किल्ड लेबर को स्वीकार कर पाएगा? तो उन तमाम बिंदुओं पर आज की इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा। दोस्तों, एक प्रश्न यहां से सीधा ही पूछ लिया जाता है कि श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आप ध्यान में रखना, W.A. लुईस के द्वारा दिया गया है। और साथ ही इस टॉपिक से इससे संबंधित जो मान्यताएं हैं, असम्पशन है, उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों, चलते हैं इस टॉपिक पर, इनके तमाम बिंदुओं पर बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे। यहां से अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। 1989 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित W.A. लुईस ने अपने लेख इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, जैसा कि इस लेख के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि वो देश जिसके पास लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई हो यानी श्रम की असीमित पूर्ति हो, वो भी तेजी से विकास कर सकता हो। यहाँ देश जो लिया गया है वो अल्प विकसित देश है, यानी जिसको अर्ध विकसित भी कह सकते हैं या अविकसित भी कह सकते हैं। अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है उनको वो भी तेजी से विकास कर सकता है जिसके पास अगर अनलिमिटेड सप्लाई हो लेबर की। फिर हम देखेंगे आगे, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि ऐसे देशों के पास अगर श्रम लेबर की जो अनलिमिटेड सप्लाई तो होती है, लेकिन मुख्यतः हम देखें कि इनके पास अधिकांश जो लेबर होता है वो होता है अकुशल। कैसा होता है? अकुशल होता है, अनस्किल्ड होता है। तो हमारे सामने ये बड़ी प्रमुख समस्या खड़ी हो जाती है, क्या इस अकुशल या अनस्किल्ड लेबर के माध्यम से वो तेजी से विकास कर पाएगा? उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए लुईस का मानना है कि श्रम की पूर्ति असीमित हो तो वो तेजी से विकास कर सकता है। लुईस का कहना है कि दी गई तकनीकी जो भी उस देश के पास टेक्नोलॉजी है से हम विकास करना चाहते हैं तो ये तभी संभव होगा कि जब उसके पास जो अतिरेक श्रम है, एक्सेस जो लेबर है, सरप्लस जो लेबर है जो गांव में निवास करती है, उसको पूंजी की ओर प्रवाहित किया जाए।
जो कैपिटल है उसकी तरफ प्रवाहित किया जाए, चाहे वो अर्थव्यवस्था बंद हो या खुली हो। हमने पहले बात की है कि जो ओपन इकोनॉमी क्या होगी, क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होगी। तो क्लोज्ड वो होगी जो अन्य देशों के साथ किसी प्रकार का लेन देन या व्यापार नहीं करती हो, लेकिन ओपन जो अन्य देशों के साथ या हम यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती हो, ताकि पूंजी और श्रम मिलकर तेजी से क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। कहने का मतलब इस लुईस के अनुसार यह है कि जो श्रम है, जो अधिक श्रम जो गांव में है, उसको पूंजी की ओर भेजा जाए, जिसके द्वारा पूंजी और जो श्रम यानी कैपिटल और लेबर मिलकर तेजी से विकास कर सकते हैं। हम यहाँ एक मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, एक अपन इस आउटलाइन समझने का प्रयास करें। विभिन्न जो विश्व में देश हैं उनमें सबसे पहले आप ये पहचानने का प्रयास करना, इनमें से अल्प विकसित या जिनको हम अर्ध विकसित कह रहे हैं वो देश कौन से हैं। हम यहाँ ये देखेंगे, एक आउटलाइन अपने जरिए से बनाते हैं कि कोई भी एक देश है, ये मान ले कोई ए देश है और इसके पास जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ हम ले रहे हैं लुईस के अनुसार उसके पास अनलिमिटेड लेबर सप्लाई है। तो लुईस का मानना है कि इसके अंतर्गत दो सेक्टर हैं, एक सेक्टर है एक्स और एक है सेक्टर वाई। हम यहाँ देखेंगे कि जो एक्स सेक्टर है वो उसको कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र या पूंजीवादी क्षेत्र, इंडस्ट्रियल, या जिसके पास ऐसा क्षेत्र जहां कैपिटल अधिक हो। लेकिन वाई जो सेक्टर है वो निर्वाह क्षेत्र है, यानी प्राथमिक क्षेत्र है या प्राइमरी सेक्टर जिसको कहेंगे, या कृषि आधारित क्षेत्र है जहां लेबर अधिक है। अब लुईस के अनुसार क्या है कि जो वाई सेक्टर है उसके अंदर जो लेबर अधिक है उसको इस पूंजी वाले क्षेत्र के पास भेजा जाए और ये दोनों मिलकर इस देश का तेजी से क्या कर सके, फास्ट डेवलपमेंट कर सके, उसका विकास कर सके। तो ये लुईस का मानना है। अब चलते हैं इस लुईस की जो ये सिद्धांत है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, उसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या असम्पशन है। अधिकांशतः यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इन मान्यताओं को बड़ी गौर से हमें देखना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। चलते हैं असम्पशन। पहली असम्पशन बड़ी महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र लिए हैं, टू सेक्टर लिए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला सेक्टर है जिसको जो घरेलू क्षेत्र बोला गया है, ग्रामीण या निर्वाह क्षेत्र, या जिसको कृषि क्षेत्र बोला गया है। और हम देखेंगे यहीं लेबर अधिक है, लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई यहीं रहेगी। और दूसरा सेक्टर है जो क्षेत्र जो लिया है वो औद्योगिक, इंडस्ट्रियल अथवा पूंजीवादी क्षेत्र है जहां कैपिटल पूंजी की अधिकता है। तो लुईस का मानना है कि लुईस ने अपने सिद्धांत में दो सेक्टर की बात की है, एक घरेलू जिसको ग्रामीण निर्वाह या कृषि, और दूसरा है लुईस के इसके अनुसार अर्ध विकसित देश हैं उनमें द्वैध अर्थव्यवस्था, ड्यूल इकोनॉमी होती है, जिसको आजकल द्विक्षेत्रीय टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहा जाता है। और दो सेक्टर कौन से, ये भी हमने बात की है। निर्वाह क्षेत्र में निर्वाह मजदूरी पर जो लिविंग वेज है, ऐसी मजदूरी, ऐसी वेज, लिविंग वेज जो कि एक व्यक्ति को, एक लेबर को अपना जीवन यापन करने के लिए, मतलब ऐसा जो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, उस पर श्रम की असीमित पूर्ति विद्यमान है। अनलिमिटेड सप्लाई जो कौन सी मजदूरी, निर्वाह मजदूरी पर, लिविंग वेज आप उसको बोल सकते हैं। ये सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत पर आधारित है, क्लासिकल जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। इसमें एडम स्मिथ से लेकर मार्क्स तक के सभी अर्थशास्त्रियों की ये मान्यता था कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति पाई जाती है, यानी जो लिविंग जो वेज है उस पर श्रम की अनलिमिटेड सप्लाई यहाँ पाई जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ से भी असम्पशन में पूछा जाता है कि कौन सी मजदूरी दर पर श्रम की असीमित पूर्ति विद्यमान है, वो है निर्वाह मजदूरी पर। और अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध जो लेबर है वो अकुशल है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अधिकांशतः जो लेबर इस इकोनॉमी में है वो अनस्किल्ड है, और यही महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। अगर लेबर हमारा यहाँ कुशल होता, स्किल्ड होती उसके पास, तो हो सकता है तेजी से विकास कर सकता है, लेकिन यहाँ समस्या ये आती है अकुशल की। तो इसको भी हम समझेंगे कि आखिर डब्ल्यू.ए. लुईस ने इस समस्या का निदान किस प्रकार से किया है। अर्थव्यवस्था में विद्यमान जनसंख्या की अपेक्षा, जो जनसंख्या है उसकी अपेक्षा जो पूंजी कैपिटल तथा प्राकृतिक साधन है वो कम है।
ठीक है। और अगली जो मान्यता ली गई है, जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी का स्तर स्थिर है, कांस्टेंट माना गया है और ये औसत उत्पत्ति के समान होता है। औसत उत्पत्ति के समान इसको लिया गया है। इसको भी हम समझेंगे कि औसत उत्पत्ति, एवरेज प्रोडक्ट, और आगे हम बात करेंगे सीमांत उत्पत्ति, मार्जिनल प्रोडक्ट, उसका क्या महत्व है उसको भी समझेंगे। और यहां हम देख रहे हैं कि जीवन निर्वाह क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर लिया है लुईस ने, उसमें जो मजदूरी का जो लेवल लिया गया है वो कांस्टेंट लिया गया है और वो किसके बराबर लिया गया है, औसत उत्पत्ति के बराबर लिया गया है, एवरेज प्रोडक्ट के बराबर लिया गया है। यह मानना है कि मजदूरी का उपभोग किया जाता है तथा लाभ को पुनः विनियोग किया जाता है, पुनः उनका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास की चाबी माना गया है। जो भी लाभ, जो भी प्रॉफिट बचा है उसको दोबारा यहाँ पैसा लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से पूंजी निर्माण किया जाता है। दोनों ही क्षेत्रों में मुक्त अंतःक्रिया, मुक्त प्रवाह पाया जाता है, यानी किसी प्रकार का किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये कुछ असम्पशन हमने ली है इसके अंतर्गत। यहाँ दोस्तों इस औसत उत्पत्ति से हमारा तात्पर्य है, जैसे हम ये देखें कि एक लेबर मिलकर कुल उत्पादन है वो कर रहा है 10 इकाई, 2 लेबर मिलकर कर रहा है 18 इकाई, 3 लेबर मिलकर हम देख रहे हैं कि 24 इकाई, 4 लेबर मिलकर हम यहाँ देखें तो 28 इकाई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि पहली इकाई के द्वारा यहाँ जो कुल उत्पादन है वो 10 है, 2 इकाई लगाते कुल उत्पादन कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ हम देखें औसत उत्पादन पहले का 10 होगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन में जो लेबर का भाग देंगे तो यहाँ कितना है 10 और यहाँ आएगा 9 और यहाँ कितना आएगा 8। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी टोटल लेबर है उनके द्वारा जो कुल उत्पादन किया गया है उस उत्पादन में यहाँ हम देखेंगे कि टोटल जो लेबर है उसका भाग देकर जो हमें प्राप्त होगा वो एवरेज प्राप्त होगा और उसके आधार पर मजदूरी दी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा लेबर कितना वर्क कर रहा है, कितना काम कर रहा है, वो नहीं हमारे सामने निकल कर आ रहा है। अगर ये सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट के आधार पर देखें तो यहाँ पहले कितना है 10 है, दूसरे का कितना होगा 18 - 10 यानी यहाँ हम देखेंगे 8 निकल कर आ रहा है, यहाँ कितना निकल कर आ रहा है 24 में से ये 6 निकल कर आ रहा है, यहाँ 4 निकल कर आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये सीमांत उत्पादन पर अपन चलेंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा कि यह सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यहाँ क्या समझ में आ रहा है हमें, एक चीज और समझ में आ रही है कि पहले श्रम के द्वारा कितनी इकाई का उत्पादन किया जा रहा है 10, दूसरी लेबर के लगाते ही टोटल जो प्रोडक्शन है वो 18 हो जाता है, लेकिन दूसरी इकाई के द्वारा जो वर्क किया गया वो कितना किया गया 8 किया गया है। क्यों 8 किया गया है, क्योंकि टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें कितने की वृद्धि हुई है 8 की, इसलिए वो 10 से 18 हुआ है। तो हम ये समझ रहे हैं, यहाँ पता चल रहा है कि दूसरे लेबर के द्वारा यहाँ जो वर्क है वो कितना किया गया है 8 इकाई किया गया है, जो कि पहले वाले से कम है। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझने का दोस्तों प्रयास करना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहीं से ये कंसेप्ट निकल कर आता है कि औसत उत्पादन से क्या होगा, जो कुल उत्पादन है उसमें उन लेबर का भाग देकर हम औसत उत्पादन प्राप्त कर लेंगे और सबको उसी के बराबर क्या दी जा रही है, मजदूरी दी जा रही है। और यहाँ चाहे कोई लेबर ज्यादा काम कर रही है कोई कम कर रही है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मजदूरी सीमांत उत्पादन के आधार पर दी जाती तो यहां बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पहली लेबर के द्वारा 10 इकाई काम किया जा रहा है, दूसरे के द्वारा 8 इकाई काम किया जाता है और तीसरे के द्वारा 6 इकाई। इसका मतलब ये आगे वाली जो लेबर है वो कम कार्य कर रही है। तो हम यहाँ देखेंगे अगर एमपी के आधार पर या मार्जिनल प्रोडक्ट के आधार पर दिया जाएगा तो और कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं जीवन निर्वाह क्षेत्र में जो क्षेत्र है, जो पहला सेक्टर लिया है उसमें मजदूरी का स्तर यहाँ कांस्टेंट लिया गया है और औसत उत्पत्ति के समान। तो यहाँ ये बात निकल कर आ रही है कि कोई लेबर कितना काम कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सबको जो मजदूरी मिल रही है वो समान मिलेगी। यहाँ हम दोनों क्षेत्रों में कुछ अंतर ले रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास करें कि जो पहला सेक्टर है
उसमें स्वरोजगार पाया जाता है, यानी अपना रोजगार होता है। इसलिए जो छिपी हुई बेरोजगारी, जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जैसा कि हमें पता है कि जो छिपी हुई बेरोजगारी से क्या मतलब हुआ कि किसी कार्य को 3 व्यक्ति भी कर सकते हैं और उस कार्य की कर रहे हैं 5 व्यक्ति, अर्थात अगर इनमें से 2 व्यक्ति निकाल दें तो भी इस कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 3 व्यक्तियों के द्वारा भी यही कार्य उतने ही किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो 2 व्यक्ति हैं वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी यहाँ ये छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। जबकि अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें, पूंजीवादी क्षेत्र की, वहाँ मजदूरी रोजगार पाया जाता है। फलता है यहाँ श्रम की आवश्यकता है, यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतनी मजदूरी मिलेगी और यहाँ उस श्रम की आवश्यकता बनी रहती है। यहाँ श्रम की निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति पाई जाती है, जिसकी हमने अभी पहले बात की है, जो औसत उत्पत्ति एवरेज प्रोडक्ट के आधार पर दी जाती है। लेकिन यहाँ मजदूरी सीमांत उत्पत्ति के समान होती है, यानी जो व्यक्ति जितना काम करता है उसके आधार पर उसको मजदूरी मिलती है। यहाँ देखें, यहाँ मजदूरी संस्थागत कारणों से प्रभावित होती है, यानी उस क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, संस्थागत कारण यानी वहाँ लोगों की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, उनसे प्रभावित होती है। जबकि यहाँ बाजार द्वारा ये निर्धारित होती है और बाजार हमें पता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों, डिमांड और सप्लाई की शक्तियों के आधार पर यहाँ निर्धारित होती है। यहाँ पुनः उत्पादक पूंजी का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ जो मजदूरी मिलती है वो इनको जीवन निर्वाह स्तर के आधार पर मिलती है, उतना ही इनको प्रतिफल मिलता है, मजदूरी मिलता है। इसलिए यहाँ पुनः उत्पादक पूंजी, पुनः उत्पादक पूंजी से तात्पर्य है कि ऐसी पूंजी जिसको दोबारा हम लगाकर और उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पुनः उत्पादक पूंजी पर्याप्त होता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ प्रॉफिट की संभावना होती है और उस प्रॉफिट को पुनः निवेश कर दिया जाता है, जिससे और अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पूंजी की कमी होती है तथा उत्पादन तकनीकी परंपरागत है, पुराने तरीके से यहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्य किया जाता है। जबकि यहाँ श्रम की कमी होती है तथा उत्पादन जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो आधुनिक होती है। और हम क्या समझेंगे आगे कि लुईस के द्वारा इस श्रम को, लेबर को इस क्षेत्र में ले जाकर हम तेजी से विकास कर सकते हैं। यहाँ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों का स्तर नीचा है। उत्पादन का मतलब लेबर के द्वारा कुल कितना उत्पादन किया जा रहा है, और उत्पादकता का मतलब है प्रति इकाई उत्पादन। दोनों का ही स्तर क्या है, नीचा है, लेकिन यहाँ दोनों का स्तर क्या है, ऊंचा है। और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ उत्पादन उपभोग के लिए होता है और सीमांत उत्पादन शून्य होने के कारण लाभ की अवधारणा नहीं होती है। क्योंकि हम देखेंगे कि जो लेबर है उनके द्वारा एक स्थिति ऐसी आएगी कि टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद और लेबर लगाई जाएगी, कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब टोटल प्रोडक्शन जहां अधिकतम होता है, हमें पता है कि वहां सीमांत उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि और अतिरिक्त इकाई जब लेबर की लगाई जा रही है, टोटल प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो एमपी क्या होगी, शून्य होगी। क्योंकि सीमांत उत्पादन का तात्पर्य क्या है, एक अतिरिक्त इकाई लगाने पर जो कुल उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ता है, टोटल प्रोडक्शन पर, टोटल प्रोडक्ट पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो देखेंगे। तो यहाँ क्या है कि एमपी या तो शून्य होगी या निकटतम शून्य होगी, ठीक है। और इसके कारण यहाँ लाभ की अवधारणा नहीं होती, प्रॉफिट का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि उत्पादन बाजार के लिए होता है और जो एमपी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, जिसके कारण यहाँ लाभ की जो अवधारणा बनी रहती है, जिस लाभ को पुनः निवेश करके हम क्या कर सकते हैं, और अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जिससे और अधिक रोजगार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। अब आगे आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इसके असम्पशन की बात की है, जिसमें W.A. लुईस का ये सिद्धांत है, श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत। और इसमें हमने 2 सेक्टर लिया है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये श्रम जो अधिकांशतः है वो अकुशल होता है, अनस्किल्ड होता है। इसको बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान में रखना। आगे हम इस सिद्धांत को दोनों इकोनॉमी पर देखेंगे। पहली इकोनॉमी हम देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। व्यवस्था वह होगी जो अन्य देशों के साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं करती है। फिर हम देखेंगे ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में किस प्रकार से यह सिद्धांत प्रभावी होता है, क्या तेजी से विकास हो पाता है। फिर इसकी कुछ
सीमाएं, कुछ इसकी कमियों पर भी हम प्रकाश डालेंगे और इससे संबंधित क्या प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।